अगला प्रश्न है कि नागपुर कर कोरा प्रसिद्ध गीत किसकी रचना है। तो पहला इसका ऑप्शन है रामदयाल मुंडा, दूसरा मुकुंद नायक, तीसरा मधु मंसूरी और चौथा संतोष महतो। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है मधु मंसूरी, तो ये अभी काफ़ी इन्हें ख्याति प्राप्त हुई जब 2020 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री जो है इन्हें अवार्ड दिया गया। जो छौ से जुड़े हुए शस्त्राचार्य हैं उनके साथ इन्हें ये अवार्ड दिया गया। और मधु मंसूरी को 2011 में भी झारखंड रत्न दिया गया था। और आप यूट्यूब में इनके नागपुरी गीत को आप देख सकते हैं। ये एक प्रकार से नए एक्टिविस्ट गीतकार के रूप में सामने आए और ये खुद जो है नागपुरी जो झूमर वो गाते भी हैं। और इनका जो ये गीत था नागपुर कर गोरा, ये काफ़ी प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त की। इसकी रचना उन्होंने ऐसे तो 1982 में की थी, लेकिन 1992 में इसे ताइवान में, जापान में, लंदन में जो मुकुंद नायक है, फिर रामदयाल मुंडा है, उनके साथ इसकी प्रस्तुति की और ये भारत में भी काफ़ी हिट रहा। और जो आप देखिएगा कि जो घासीराम महाली की जो नागपुरी में कविता है, जो नागपुरी के पहले कवि माने जाते हैं, 1911 के ये पोइट थे, उस पर भी जो है इन्होंने बहुत गाया है। और झारखंड की जो सामाजिक राजनीतिक समस्या पर भी जो है बहुत गीत गाया है। जिस प्रकार आप देखिएगा कि जो बॉब डिलन है, जैसे विदेश में उस श्रेणी के एक प्रकार से गायक में इनकी गणना है, जो सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को जो है अपने गीत संगीत में लेते हैं। तो इस प्रकार मधु मंसूरी जो है बहुत प्रमुख है। आप देखिएगा कि जो लोहरदगा मेल, यानी गाड़ी लोहरदगा मेल अगर आप टाइप करें तो आपको जो ट्रेडिशनल जो फोल्क नागपुरी है, वहाँ मुकुंद नायक है, रामदयाल मुंडा है। एक नैरो गेज का टॉय ट्रेन हुआ करता था जो 1907 से 2004 तक रांची पुरुलिया रोड पर चला। उसका एक्सटेंशन भी लोहरदगा में किया गया था और ये लाइफ लाइन था। तो उसी ट्रेन में जो है, लकड़ी की ट्रेन में इन्होंने वो गीत को गाया और इसके लिए काफ़ी इन्हें अवार्ड भी मिला। जो इसके फोटोग्राफर थे बिजू टप्पो, उन्हें 65 नेशनल अवार्ड 2017 में जो है नाची से बाँची के लिए दिया गया। ये इसके प्रमुख फोटोग्राफर थे। तो बिजू टप्पो की भी ख्याति काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो संजेवियस में फिल्म स्टूडियो के प्रशिक्षक भी हैं। और इनके माध्यम से ये लोहरदगा मेल हो, चाहे मधु मंसूरी के गीत हो, उसको जो है ये फोटोग्राफी के अंतर्गत कवर करते हैं। आप देखिएगा कि जो ऐसे बहुत से फिल्म एंड मूवीज़ से संबंधित जो है तथ्य हैं जो कि पूछे जा चुके हैं। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी आपको पूछा जा चुका है, जेपीएससी में प्रश्न है। तो ये प्रश्न का आपको जो फिल्मोग्राफी है झारखंड से जुड़े हुए और भी जो आप बॉलीवुड में हो या क्षेत्रीय रूप से हो जो फिल्म हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ की डॉक्यूमेंट्री मूवी है, जैसे 1996 से 98 के बीच जो है एक प्रमुख डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी थी सिंहभूम का सच, जो चाईबासा के मोहम्मद वारी द्वारा बनाया गया था। और ये झारखंड की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसमें कि यहाँ के जो सिरंसिया घाटी का युद्ध है, यहाँ बिरहोर जो आदिम जनजाति है उनके सामाजिक जीवन पर, फिर यहाँ का जो पुराना इतिहास है, चूँकि सिंहभूम और कोलान का एक अपना पुराना इतिहास है, उसको इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। तो सिंहभूम का सच भी बहुत यहाँ इम्पोर्टेंट है। तो ये पॉकेट आपके लिए ऑल इन ऑल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिएगा कि झारखंड का जो पहला नागपुरी मूवी है सोना कर नागपुर, तो वहाँ मुकुंद नायक द्वारा निर्मित है। उसमें उन्होंने अभिनय भी किया, 1992 में इसे बनाया। और ये प्रश्न भी आता है बहुत एग्ज़ाम में। लेकिन यह नागपुर कर कोरा है, ये बहुत प्रसिद्ध गीत है। आप कभी गाड़ी लोहरदगा मेल को अगर सुने यूट्यूब में तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने टैलेंटेड व्यक्ति हैं। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है मधु मंसूरी वो सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस नेता ने भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। पहला जयपाल मुंडा, दूसरा सुशील बागे, तीसरा एनी होरो, चौथा रामदयाल मुंडा। तो इसका जो सही उत्तर है एनी होरो। जैसा कि इनके बारे में मैंने पहले बताया कि इन्हें मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता था। तो
तो निर्मल एनएम होरो जो हैं वो 1974 में जो 5th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन था, जिसमें कि बीडी जत्ती जो है कर्नाटक के बीडी जत्ती वाइस प्रेसिडेंट बने थे, उसके समय जो है इन्होंने कंटेस्ट उनसे किया था और फिर वो हार गए थे। तो बीडी जत्ती जो है वाइस प्रेसिडेंट बने। फिर 1977 में एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे, जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु फर्स्ट टर्म में ही इमरजेंसी के समय हुई थी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक दूसरे व्यक्ति भी हैं, झारखंड के 2 व्यक्ति इन्होंने जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था। एक जो हुल झारखंड के जो नेता थे जस्टिन रिचर्ड, उनके भाई हेमंत रिचर्ड ने, और खुद एनी होरो। तो एनी होरो पहले वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे। तो इस संदर्भ में जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो इससे जुड़े हुए जैसे मैंने बताया पॉकेट है। जैसे वर्तमान में जो 12वें आपके राज्यसभा उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, ये भी रांची से है, चूँकि राज्यसभा से बिहार के मेंबर है, लेकिन इनका जो घर है वो रांची से है। और रांची से के जो प्रभात खबर है 1989 का जो पेपर अखबार है, वहाँ से इन्होंने काफ़ी ख्याति पाई। चारा घोटाला को बहुत सामने से कवरेज किया है इन्होंने। फिर 1963 का जो रांची एक्सप्रेस था, जो कि 1976 में नियमित रूप से दैनिक अखबार के रूप में सामने आया बलबीर दत्त के साथ, उनके साथ भी काफ़ी काम किया। तो एक स्वच्छ पत्रकारिता के माध्यम से जो है ये वर्तमान में अभी आप देखिएगा कि 12वें जो है राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो इस प्रकार के तथ्य को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका तीसरा ऑप्शन एनी होरो सही है। इसका अगला प्रश्न है कि स्वराज लूट गया किसकी रचना है? तो पहला रामनारायण सिंह, दूसरा इग्नेस पेक, तीसरा सुशील बागे और चौथा बलबीर दत्त। तो इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन है रामनारायण सिंह। बिहार झारखंड के और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में काफ़ी नामी ख्याति प्राप्त नेता थे। 1885 से 1964 तक इनका जीवन काल रहा। और जब चतरा से ये संबंधित थे और ये इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1940 में जब कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हो रहा था, तो इन्हें महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर केसरी कहा और इन्हें छोटा नागपुर का सिर कहकर संबोधित किया। सबसे बड़ी बात है कि 1954 में बहुत सी किताबों में आप देखिएगा कि जगत राम को 1961 में पृथक झारखंड आधिकारिक रूप में मांग करने वाला बताया गया है। बहुत सी किताब में नेहरू को बताया गया है, बहुत सी किताबों में जयपाल सिंह को बताया गया है। लेकिन जो सरकारी गजेटियर है वहाँ 1954 में ये बात लिखी गई है कि सबसे पहली बार जो है पृथक झारखंड की मांग जो है वो रामनारायण सिंह ने की थी। तो इसको भी आपको जानना है, क्योंकि प्रश्न की प्रवृत्ति किस प्रकार रहे इस पर आपको लिखना है, विवाद में नहीं पढ़ना है, उसको प्रश्न के अनुरूप ही उसका उत्तर आपको देना है। तो ये चतरा के थे, उन्होंने स्वराज लूट गया नामक रचना भी की और इनकी ख्याति काफ़ी रही बाद के दिनों में भी। अगला प्रश्न है कि अगरतला के धुलमी गांव का संबंध किससे है? अगरतला के धुलकी गांव का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है अब्दुल हमीद, दूसरा अल्बर्ट टेक्का, तीसरा महेंद्र सिंह धोनी और चौथा मुकुंद नायक। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन अल्बर्ट टेक्का, चूँकि शहीद परमवीर चक्र लांस नायक अल्बर्ट टेक्का जब 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहे थे तो काफ़ी वीरता से जो है ये लड़े और दुश्मनों को काफ़ी ठिकाना लगाया। और गंगा सागर जो है, चूँकि वो बहुत दलदली वाला एरिया था और गंगा सागर रेलवे स्टेशन को कब्जा में लेना था, तो वहाँ ये लड़े और इनकी मृत्यु हो गई। वो बहुत बार ये भी चर्चा थी कि नहीं वहाँ उनकी मिट्टी है, फिर बाद में पता चला कि नहीं, उन्हें त्रिपुरा ला के जो है इस धुलकी गांव में अगरतला में उन्हें दफनाया गया था। तो वहाँ से जो है वो मिट्टी लाने की बात की गई 2015 में। आप देखिएगा कि इसके लिए काफ़ी बात भी कही गई और 2016 में जो है सफलता मिली। रघुदास के नेतृत्व में जो है उसमें टीम भेजा गया, वहाँ से उनके जो शहीद परमवीर चक्र की मिट्टी को लाया गया और उसे जो उनके गुमला के जो
डुमरी ब्लॉक में जो जारी गांव है, जो अभी वर्तमान में उसी डुमरी ब्लॉक को जारी अल्बर्ट एक्का ब्लॉक भी कहा जाता है, वहाँ उनके लिए जो है स्थल बनाया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज भी हम देखेंगे कि जो पिरालाल चौक का जो चौक है वो अल्बर्ट एक्का की मूर्ति वहाँ स्थापित है, वो अल्बर्ट एक्का चौक कहलाता है। तो उनकी वाइफ जो थी, जो वर्तमान में भी हैं बलमदीना, उनके हाथों से जो है मुख्यमंत्री ने कार्य करवाया। और इसीलिए ये आपके लिए जानने का विषय है कि अल्बर्ट एक्का के इतिहास को आपको जानना है, किसी रूप में भी इससे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि अरण्यक अधिकार उपन्यास किस पर आधारित है? पहला उसका ऑप्शन है नक्सल संस्कृति पर, दूसरा बिरसा मुंडा, तीसरा तिलका मांझी और चौथा हूल विद्रोह। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा है, बिरसा मुंडा। चूँकि अरण्यक अधिकार जो है बहुत ही चर्चित उपन्यास थी बंगला में महाश्वेता देवी की। 1977 में इसकी रचना हुई और ये भी एक प्रकार से हिस्ट्री ऑफ सबल्टन ग्रुप, जिस प्रकार के सुरेश सिंह है, रामचंद्र गुहा है, उसी श्रेणी के ऐतिहासिक साहित्यकार हैं। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, बंगाली में बहुत ख्याति प्राप्त हुई। और बिरसा मुंडा के जो है बहुत छोटी छोटी बातों को इन्होंने सामने लाया अरण्यक अधिकार में, अर्थात जंगल का अधिकार, और इसकी विचारधारा को काफ़ी बड़ा किया। और 1979 में इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी दिया गया साहित्य अकादमी का इस पुस्तक पर। खुद जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में ये बात कही थी कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो है मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ बिरसा मुंडा की जीवनी पर। और उस समय जो लोकसभा के स्पीकर थे डॉक्टर बलराम जाखड़, उनके माध्यम से जो है संसद में उनकी मूर्ति लगवाई, जो उनका चित्र जो है पट उसको लगवाया। फिर 1998 में भी दोबारा जो है ये काम किया गया था। तो इससे पहले 89 में जो है ये काम किया गया। तो आज भी चूँकि बिरसा मुंडा की ख्याति वो, जैसे मैंने बताया कि वो सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, वो राष्ट्रीय है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि फारसी अभिलेख कुफ्र देरीन बुर्द अर्ज नाबर्द हालिया दाऊद खां इस्लाम कर का संबंध कहाँ से है? तो पहला पिठोरिया मस्जिद, दूसरा पलामू मस्जिद, तीसरा रांची मस्जिद और चौथा खुकरा किला। तो ये एक ऐतिहासिक जो है वक्तव्य है, अभिलेख है, जो वहाँ खुदा हुआ है फारसी में। क्योंकि अगर आप इसके दाऊद खां के अंश को देखें तो आपको थोड़ा सा क्लिक होगा कि ये औरंगजेब का सेनापति था, जो 17वीं सेंचुरी में चेर वंश के साथ इसका युद्ध हुआ। काफ़ी सारे यहाँ संघर्ष होते थे और राजा मेदिनी राय से भी काफ़ी संघर्ष थे। तो जो पलामू का किला था वहाँ इन्होंने आधिपत्य प्राप्त किया। तो इसका संबंध पलामू का मस्जिद है, चूँकि पलामू किले में इसने दाऊद खान ने पलामू मस्जिद बनवाई। क्योंकि औरंगजेब जो है वो काफ़ी इसके लिए चर्चा में रहा है कि इस्लाम धर्म को कबूलवाता था। जो यहाँ के नागवंशी शासक थे चुन राय, उन्होंने भी इस्लाम को कबूला था। सिंहभूम के जो सिंह वंश के राजा रंजीत सिंह थे, उन्होंने भी जो है इसके भय से इस्लाम कबूला था। तो ये मुगलिया दौर की बात है। और चूँकि मुग़ल काल जो है वंश है, उसकी जो आधिकारिक भाषा थी वो फारसी थी। उससे पहले यानी बाबर तक तो वो तुर्क में होती थी। बाबर स्वयं तुर्की का ज्ञाता रहा है। और तो जो कि बाबरी भी उन्होंने अरबी में लिखा, तुर्की में लिखा, लेकिन फ़ारसी जो है बाद में मुख्य यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। तो ये जो अभिलेख है ये उस मस्जिद में लिखा हुआ है। आज भी आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो उसके माध्यम से ये ऐतिहासिक प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है पलामू मस्जिद, वो सही है। अगला प्रश्न है कि संवत 17 शहर अभी जाना, ब्रह्मचारी शिव को मठ साजा।
इसका संबंध कहाँ से है? पहला हापामुनि, दूसरा टांगीनाथ, तीसरा दोईसा कपिलनाथ मंदिर और चौथा जगन्नाथ मंदिर। तो ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे ऊपर का है कि अभिलेख से संबंधित है, स्थापत्य कला से है। तो ये चूँकि यहाँ आपको क्लिक करना है कि ब्रह्मचारी शिव और संवत 17, तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा है, दोईसा कपिला मंदिर, जो कपिलनाथ का मंदिर है दोईसा में। चूँकि नागवंश के जो शासक थे बरिशाल, उसने अपनी राजधानी जो मुगल कालीन खुखरा राजधानी थी, झारखंड को खुखरा कहते थे, उसे दोईसा ले गया, जो गुमला में अवस्थित है, नौरतनगढ़ दोईसा। और यहाँ जो राजा दुर्जनशाल ने यहाँ जो है नौरतनगढ़ में काफ़ी सारी इमारतें बनवाई, और उसी में 1710 में वहीं के शासक जो रामशाह थे उसने ये कपिलनाथ मंदिर बनवाया। और इसी कपिलनाथ मंदिर में ये जो है अभिलेख उत्कीर्ण है, खुदा हुआ है, जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। तो चूँकि ये कपिलनाथ शिव भक्ति पर आधारित था, तो इसीलिए ऐसा उत्कीर्ण कराया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा दोईसा कपिलनाथ मंदिर है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए जितने भी कंपटीशन है वहाँ इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कभी भी पर्यटक स्थल जाए तो काफ़ी बारीकी से चीज़ों को देखने का प्रयास करें। सिर्फ ऊपर लोग होते हैं कि सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं, लेकिन वहाँ ज़रूरी है क्योंकि आपके नॉलेज के लिए भी कि इतनी बारीकी से चीज़ों को किया जाता है, तो उसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि यह किसने लिखा कि 14वीं शताब्दी में फिरोज तुगलक के साथ जुलाहावर झारखंड में प्रवेश किए और 1947 तक 5 लाख इनकी जनसंख्या हो गई। तो यह कथन किसका है? तो पहला शरदचंद्र राय, दूसरा डॉक्टर सुरेश सिंह, तीसरा राधा कृष्णन और चौथा जयपाल सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो शरदचंद्र राय है, पहला। क्योंकि शरदचंद्र राय एक जाने माने इतिहासकार रहे हैं। मुंडाज एंड देयर कंट्री, फिर यहाँ की जो जनजातीय कहानियाँ हैं उसको ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में लिखा। इनको हिस्ट्री ऑफ सबल्टन में नहीं रखा जा सकता, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। तो जब ये बात वो लिखे, उन्होंने इसको लिखा है और इसी के आधार पर बाकी के इतिहासकार ने इसे कैश किया और इस पर विस्तृत चर्चा की, शोध किया। क्योंकि जो बड़े बड़े थिंकर होते हैं उन्हीं की बातों पर शोध किया जाता है और काफ़ी सारे काम होते हैं। तो आप देखिएगा कि जो झारखंड में मुस्लिम समुदाय का आगमन है, वहाँ अगर इसके डिटेल में जाए, चूँकि मैंने इसको पढ़ा है बहुत अच्छी तरह, तो वहाँ दिखता है कि जो 14वीं शताब्दी में एक्चुअली सल्तनत काल से ही यहाँ प्रवेश है। तो उसके 2 रूप हैं। क्योंकि फिरोज तुगलक जो है वो उड़ीसा जाने के क्रम में काफ़ी उसके सैनिक आते थे, साथ में काफ़ी लोग रहते थे, तो कुछ लोग यहाँ रुक जाते थे। और चूँकि मास लेवल पे यहाँ मुस्लिम समुदाय देखने को मिला, तो यहाँ जो तांती समुदाय था जो कि बुनकर था, तो ये जो है इनको जो है वो मुस्लिम धर्म ग्रहण करवाया और ये जुलाहा वर्ग के यानी मोमिन वर्ग के रूप में शामिल हो गए और जिनका पेशा भी वो कपड़ा से रहा, बुनने से संबंधित रहा। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी सारी विचारधाराएं हैं। इसके अपवाद में आप ना पढ़ें, इसके विवाद में नहीं पढ़ना चाहिए। किसी भी दृष्टिकोण को जानना चाहिए कि वो क्या बातें हैं, तो आपके लिए वो प्रश्न का भाग हो सकती है। लेकिन अधिकतर मैं लोगों को देखता हूँ कि वो काफ़ी विवाद में पड़ जाते हैं कि ऐसा है, लेकिन विचार बड़े संतुलित होने चाहिए। सभी चीज़ों को जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो फिर 1947 में ये जनसंख्या 5 लाख हो गई, क्योंकि सल्तनत काल के बाद जो है मुग़ल काल आया और मुग़ल काल में काफ़ी धर्मांतरण यहाँ हुए हैं। आप देखिएगा, जैसे मैंने अभी तुरंत दाऊद खां के मामले में बताया। तो इस संदर्भ में जो ये इम्पोर्टेंट कथन है, आपको इसके इतिहास को अगर जानना है तो वीरोत्तम की पुस्तक में जो सभ्यता संस्कृति की पुस्तक है, वहाँ उसको
जो उसका सेक्शन है, एक सेक्शन है बहुत इम्पोर्टेंट मध्यकाल का इतिहास, वहाँ उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन किसका है? पहला लेनिन, दूसरा मार्क्स, तीसरा माओ, चौथा कानू सन्याल। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा है, माओ, यानी माओ से तुंग, जो कि 1949 से 1973, चूँकि 1949 में चीन में जो है वो एक नवीन क्रांति आई और ये विचारधारा डेवलप हुई। 1973 तक जो है विचारधारा रही और इसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि वो भारत में 1970 में आपको नक्सलवाड़ी मूवमेंट हो या माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर MCC का मूवमेंट हो, इस प्रकार से हम अब देखेंगे कि इस प्रकार आगे 20 जो ग्रुप्स हैं इसके स्प्लिट होते हैं। तो एक विचारधारा थी इनकी कि राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। तो ये एक प्रकार से बताते हैं कि सत्ता को प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेना चाहिए और ऐसा इनके समर्थकों ने किया। ये इसका प्रभाव नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ जो नक्सलवाड़ी जो एरिया है वहाँ इसका प्रभाव पड़ा और काफ़ी सारे लोगों को अपने चपेट में लिया। कि ये प्रश्न इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि झारखंड में इस प्रकार के विंग बहुत काम कर रहे हैं। अभी भी वो परेशानी का सबब है झारखंड सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए। तो माओ की विचारधारा, क्योंकि अगर नक्सली समस्या को आपको समझना है, इनकी राजनीति को समझना है, तो इनके विचार को समझना आवश्यक है। आप देखिएगा कि जो 2002 में जो माओइस्ट कम्युनिस्ट ग्रुप है जो 1975 में बना, ये माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर जो है MCC जो माओ के नाम से 1975 में बना और ये 2004 में PWG यानी पीपुल्स वार ग्रुप के साथ मिल गया। इसके अलावा भी आप देखिएगा कि जो स्थानीय तौर पर जो छोटे लुटेरे हैं, जयनाथ साहू हुआ या JLT हुआ या कुंदन पाहन ग्रुप का, ये सब छोटे छोटे लुटेरे जो अपने आप को ये बड़ा नाम देते हैं, वो मूवमेंट यहाँ दिखते हैं। इसका खात्मा भी पुलिस कर रही है। और आप देखिएगा कि एक अलग विंग डेवलप यहाँ हो रहा है, तृतीय प्रस्तुति कमेटी, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और तृतीय प्रस्तुति कमेटी 2002 में यानी झारखंड बनने के बाद एक ऐसी विचारधारा है कि ये प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा अलग से क्रिएट किया हुआ एक ऐसा वर्ग है जो उसको समानांतर जो है कार्य करे। तो इसमें जो देखा गया कि जो बड़ी जाति के लोग थे MCC में, वो इसमें छोटी जाति के लोगों को शामिल किया गया और एक प्रकार से लड़ाई को बैलेंस करने का ही अप्रोच दिखता है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा समर्थक है, क्योंकि TPC के अटैक झारखंड सरकार के खिलाफ में भी हुए हैं, लेकिन एक ऐसी विचारधारा है। तो इन सब के डेवलपमेंट को समझना, इसके इतिहास को समझना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा है, माओ है। तो एक प्रकार से हिंसाकारी स्टेटमेंट है, तो इसके प्रभाव में आप ना पड़े। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था झारखंड मेरी लाश पर बनेगा? तो पहला राबड़ी देवी, दूसरा जगन्नाथ मिश्र, तीसरा लालू यादव और चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। तो तीसरा इसका ऑप्शन सही है, लालू यादव, क्योंकि वो तत्कालीन बिहार झारखंड के मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल में झारखंड आंदोलन बड़ा तीव्र हो गया था। क्योंकि आज जब हम देखते हैं कि आंदोलनकारी की बात आती है तो वहाँ बहुत सारे आंदोलनकारी थे जो कि तत्कालीन बिहार झारखंड जब मूवमेंट चल रहा था अलग राज्य का, पृथक राज्य का, वहाँ लालू का पहला स्टेटमेंट ये 1992 में आया। फिर 1998 में बड़े ज़ोर से लालू यादव द्वारा झारखंड मेरी लाश पर बनेगा कहा गया। वो नहीं चाहते थे कि स्टेट अलग हो। और काफ़ी जद्दोजहद से आप इसके इतिहास को देखिएगा कि कैसे विधानसभा में फिर पारित किया गया, फिर लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, अंतिम रूप से 2000 में झारखंड बना। तो ये काफ़ी जो है चर्चित स्टेटमेंट था कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा। तो इसे आपको, चूँकि ये इस प्रकार के राजनीतिक डेवलपमेंट को समझना आवश्यक है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है लालू यादव वो सही है।